हेलो साथियों, नमस्कार। मैं निशान स्वागत करता हूं आपका अपने प्लेटफॉर्म संभव एजुकेशन क्लासेस पर। इस उम्मीद के साथ कि आप जहां भी होंगे स्वस्थ व्यस्त मस्त होंगे। साथियों, प्यारे भाइयों बहनों, हम लोग आज शुरू करते हैं दूसरा एपिसोड अर्थव्यवस्था का। उम्मीद है कल का एपिसोड आपको पसंद आया होगा और आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें, ताकि इससे हमारा मनोबल बढ़ता है और उससे आपको और अच्छा कंटेंट देने की इच्छा होती है। ठीक है साथियों, चलिए शुरू करते हैं। अपना पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न क्या भैया? अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है जेम्स कीन्स, ऑप्शन बी है रेगनर फ्रिस्क, ऑप्शन सी है एडम स्मिथ, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। देखो भैया, हम बात कर रहे हैं किसकी? अर्थशास्त्र के जनक की। अगर जेम्स कीन्स की बात करें तो कीन्स जो है फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है इनको। क्या? फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमी कहा जाता है। और एक बात और है, जैसे इन्होंने ही मिश्रित अर्थव्यवस्था का सिद्धांत दिया था। इन्होंने ही क्या दिया था? मिश्रित अर्थव्यवस्था का सिद्धांत। मिश्रित अर्थव्यवस्था का सिद्धांत भी इन्होंने दिया था। ठीक है। बात करते रेगनर फ्रिस्क को, तो इन्होंने अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा। अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा। ठीक है, दो भागों में बांटा। कौन कौन से दो भाग? एक समष्टि अर्थशास्त्र, एक होता है समष्टि और एक होता है व्यष्टि। ठीक है, एक होता है समष्टि, दूसरा होता है व्यष्टि। मतलब एक होता है माइक्रो इकोनॉमी और दूसरा होता है मैक्रो इकोनॉमी। दो इकोनॉमीज की चर्चा इन्होंने की थी रेगनर फ्रिस्क ने। एडम स्मिथ को क्या कहा जाता है? एडम स्मिथ को ही जो है अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेगनर फ्रिस्क को ही क्या कहा जाता है? अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। बात क्लियर है? इनकी जो पुस्तक थी उस पुस्तक का नाम था वेल्थ ऑफ नेशन। क्या? वेल्थ ऑफ नेशन इनकी पुस्तक का नाम था। और इनको जो है एडम स्मिथ को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जनक कहा जाता है। क्या? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जनक भी इनको कहा जाता है। ठीक है। और इन्होंने अर्थशास्त्र को, एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा। अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान का। बात क्लियर भैया? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है? राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। उदारवादी अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। कौन उदाहरण भैया? ऑप्शन ए आपका है इंग्लैंड, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन डी भारत। बताओ भैया, उदारवादी अर्थव्यवस्था का उदाहरण कौन इसमें है? इंग्लैंड है, रूस है, चीन है या भारत? देखो भैया, एक एक की बात करें तो भारत जो है ये आपके मिश्रित अर्थव्यवस्था का माना जाता है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का जो उदाहरण है वो आपका भारत है। बात क्लियर है? कभी पूछा जाता है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था को भारत ने अपनाया कब था, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारत ने इसको अपनाया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इसको अपनाया था। चाइना की बात करें तो जो चाइना है ये बेसिकली साम्यवादी अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। साम्यवादी अर्थव्यवस्था। अब आप सोचेंगे कि साहब इसमें साम्यवादी अर्थव्यवस्था में कैसे क्या होता है? तो इसमें तानाशाही नियंत्रण होता है। क्या होता है? तानाशाही नियंत्रण होता है। ठीक है, तानाशाही नियंत्रण होता है। बात क्लियर है? और इसमें जो है मतलब ये काल्पनिक अर्थव्यवस्था है। ठीक है, कार्ल मार्क्स ने 1948 में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में कहा कि मजदूरों एक हो जाओ, और उन्होंने एडम स्मिथ के सिद्धांत का विरोध किया। नो प्राइवेट ओनरशिप, मतलब सभी संपत्ति सार्वजनिक कर देना। तो ये बेसिकली समाजवादी अर्थव्यवस्था की देन थी जो कि रसिया में लागू हुई। ठीक है, समाजवादी, रूस की उदाहरण समाजवादी अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। इसमें क्या था भैया? इसमें यह कहा गया कि नो प्राइवेट ओनरशिप, मतलब सभी संपत्ति पर क्या होगा? सार्वजनिक अधिकार होगा, सबका अधिकार होगा। बात क्लियर है? और इसमें उत्पादन, आपूर्ति और कीमत सबका फैसला कौन करेगी? सरकार करेगी। और इसका सिद्धांत कौन दिया? तो सिद्धांत देने वाला व्यक्ति था कार्ल मार्क्स। इन्होंने किसके विरोध में सिद्धांत दिया था? तो इन्होंने एडम स्मिथ का जो पूंजीवादी सिद्धांत था उसके विरोध में। इंग्लैंड जो है ये उदारवादी अर्थव्यवस्था। उदारवादी इन सेंस क्या मतलब होता है? उदारवादी मतलब होता है पूंजीवादी। क्या? उदारवादी मतलब होता है पूंजीवादी। पूंजीवादी इन सेंस क्या? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी।
कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो है ये उदारवादी अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। बात क्लियर? इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चिकित्सा अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में आता है? प्राथमिक क्षेत्र में आता है, द्वितीयक क्षेत्र में आता है, तृतीयक में आता है या चतुर्थ में आता है? बताओ भैया किस में आता है? जो देखिए हम बात करते हैं प्राथमिक क्षेत्र की, तो इसमें प्राकृतिक जो मतलब ये कह सकते हैं प्राकृतिक चीजें आती है, मतलब ये कह सकते हैं पर्यावरण पर निर्भरता रहती है, पर्यावरण पर निर्भरता होती है। बात क्लियर है? इस क्षेत्र को भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है, जो प्राथमिक अर्थव्यवस्था है। जीडीपी में इसका योगदान करीब 17% होता है और रोजगार में इसका योगदान करीब 51% होता है। बात क्लियर है? द्वितीय क्षेत्र की बात करें तो द्वितीय क्षेत्र में जो औद्योगिक क्षेत्र आता है, औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक या विनिर्माण क्षेत्र, विनिर्माण औद्योगिक क्षेत्र या विनिर्माण क्षेत्र आता है। इसमें से रेल, सड़क, पार्क है ना, जैसे रेल, सड़क, पार्क, ये सारी चीजें आती हैं। जैसे गैस आपूर्ति हो गया, विद्युत, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारी चीजें होती हैं। और तीसरा जो क्षेत्र होता है इसको बोला जाता है सेवा क्षेत्र। क्या होता है भैया? सेवा क्षेत्र इसको कहा जाता है। ठीक है? इसमें जैसे परिवहन, जितनी भी सेवा होती है, परिवहन, होटल, उसके बाद आपका रेस्टोरेंट, ठीक है, चिकित्सा, बीमा, ये सारी चीजें होती है। चतुर्थ क्षेत्र में क्या आता है भैया? जो आपका चतुर्थ क्षेत्र ये तो बौद्धिक क्षेत्र, इसका उदाहरण किसका? बौद्धिक क्षेत्र का उदाहरण मतलब क्या? इसमें आईटी सेक्टर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, है ना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट आते हैं। पूछा क्या है आपसे? चिकित्सा अर्थव्यवस्था के क्षेत्र तृतीय क्षेत्र में आता है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है? राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे नंबर पे। प्रथम भारतीय बैंक कौन था? अवध कमर्शियल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया या इनमें से कोई नहीं? बताओ भैया पहला बैंक कौन सा था? देखिए अगर हम बात करें सबसे पहले ऑप्शन की, अवध कमर्शियल बैंक की, ठीक है, तो अवध कमर्शियल बैंक की स्थापना जो है ये हुई थी 1881 ईस्वी में। ठीक है? इसका प्रबंध, ये पहला बैंक था जिसका प्रबंध जो है आप, अच्छा ये पूछा था, ये प्रश्न आया कहाँ पे स्थापना हुई थी? फैजाबाद में हुई थी। ठीक है? फैजाबाद। स्थापित किस हुआ था? अंग्रेजों के द्वारा। लेकिन प्रबंध कौन करता था? इसके जो प्रबंध का कार्य था वो भारतीयों द्वारा किया गया। आपसे प्रश्न पूछा सबसे पहला कौन सा बैंक जिसका प्रबंध भारतीयों द्वारा किया गया? तो भारतीयों द्वारा। ठीक है? उसके बाद बात करते हैं किसकी? पंजाब नेशनल बैंक की। तो पंजाब नेशनल बैंक जो है इसकी स्थापना 1894 में की गई और यह प्रथम भारतीय बैंक था। प्रथम भारतीय बैंक मतलब क्या भैया? प्रथम भारतीय के बैंक मतलब ये है कि इसकी स्थापना भी भारतीयों ने की और इसको चलाने वाले भी कौन थे? भारतीय थे। कौन भारतीय इसकी स्थापना किए थे? एक थे लाला लाजपत राय एक थे और दूसरे व्यक्ति थे दयाल सिंह। क्या नाम था? दयाल सिंह। इन दोनों ने मिलकर के जो है 1894 में प्रथम भारतीय बैंक पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना करी थी। अब बात करते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की, मतलब क्या? CBI, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, भारत का पहला स्वदेशी बैंक। इसकी स्थापना 1911 में हुई थी। ये क्या है? भारत का पहला स्वदेशी बैंक। भारत का पहला स्वदेशी बैंक कौन है? तो ये आपका है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। से पूछा क्या प्रथम भारतीय बैंक है? तो प्रथम भारतीय बैंक पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं पांचवें पे। आरबीआई के राष्ट्रीयकरण के समय आरबीआई गवर्नर कौन थे? ऑसबॉर्न स्मिथ थे, जेम्स टेलर थे, CD देशमुख थे या इनमें से कोई नहीं? देखो भैया एक बार बताएं इसमें। देखो यंग हिल्टन आयोग आपको पता है, एक एक करके इस पर चर्चा कर लेते हैं। यंग हिल्टन आयोग 1921 में गठित हुआ। ठीक है? इसने 1924 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। बात क्लियर है? और इसने कहा कि भारत में जो है एक केंद्रीय बैंक होना चाहिए। आरबीआई एक्ट के द्वारा, आरबीआई एक्ट 1934 के द्वारा ही 1 अप्रैल 1935 को 5 करोड़ रुपए लगाकर आरबीआई की स्थापना करी गई। ठीक है? और आरबीआई की स्थापना प्रथम गवर्नर, तो यहाँ पे आएगा प्रथम गवर्नर। तो भैया प्रथम गवर्नर जो है ऑसबॉर्न स्मिथ थे। कौन थे? ऑसबॉर्न स्मिथ थे। ठीक है? ऑसबॉर्न स्मिथ थे। उसके बाद जो है जो दूसरे गवर्नर हुए, जिसे आपसे पूछ ले दूसरा गवर्नर, तो दूसरा गवर्नर जो था वो आपके हुए जेम्स टेलर।
कौन हुए? जेम्स टेलर हुए, ठीक है। और उसके बाद तीसरे गवर्नर ये कह सकते हैं कि जो तीसरे गवर्नर थे ये 1943 से 49 तक थे और इनका नाम था CD देशमुख। क्या नाम था? CD देशमुख। तो ये बताइए आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो भैया आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो हुआ था 1 जनवरी 1949 को। 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। बात क्लियर है? तो उस वक्त तीसरे गवर्नर कौन थे? CD देशमुख साहब थे। CD ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अगला, किस दर पर आरबीआई द्वारा वाणिज्यिक बैंक को दीर्घकालिक ऋण दिया जाता है? बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, कैश रिजर्व रेशियो। देखिए एक बात ऐसे समझ लीजिए, आरबीआई ये है और यहाँ है वाणिज्यिक बैंक, ठीक है। वाणिज्यिक बैंक, यहाँ भी आप लिख लीजिए आरबीआई और यहाँ है वाणिज्यिक बैंक, ठीक है। इसको समझा देंगे, आप भूलेंगे नहीं इसको। वाणिज्यिक बैंक, यहाँ भी लिखिए आरबीआई और यहाँ भी लिखिए क्या? वाणिज्यिक बैंक, ठीक है। वाणिज्यिक बैंक, यहाँ भी लिखिए आरबीआई और यहाँ पे लिखिए क्या? वाणिज्यिक बैंक। बात क्लियर है? अब हम आपको एक देते हैं निशान। जैसे आरबीआई क्या किया? इनको पैसा दिया, ठीक है। आरबीआई पैसा दिया कितने दिन का? लगभग 14 दिन प्लस। 14 दिन प्लस मतलब क्या होता है? दीर्घकालिक। अगर दीर्घकालिक देता है तो ये होता है क्या? आरबीआई जो है जब 14 दिन से अधिक रुपया किसको देता है? वाणिज्यिक बैंक को देता है, तो वो होता है क्या? वही कहलाती है आपकी बैंक रेट, ठीक है। अगर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को 2 से लेकर के 14 दिन के लिए 2 से लेकर के 14 दिन के लिए जो है देता है, तो ये जो है ये कहलाता है आपका रेपो रेट। बात क्लियर है? और आरबीआई जब वाणिज्यिक बैंक किसको देते हैं? आरबीआई को देते हैं कि हमारा धन रखिए, धन रखने के लिए, और हम आपसे कुछ पैसा उधार लेते रहेंगे ब्याज के रूप में, तो वो कहलाती है रिवर्स रेपो रेट। और कैश रिजर्व रेशियो आरबीआई किससे कहता है? वाणिज्यिक बैंक से कहता है कि कुछ हमारे पास क्या रखो? कुछ हमारे पास अपना जो कैश है जो वो रिजर्व रखो, नगद पैसे जमा करो हमारे पास, ठीक है। तो ये कहलाता है कैश रिजर्व रेशियो। पूछा क्या है? आरबीआई द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को दीर्घकालिक ऋण, तो दीर्घकालिक क्या कहलाती है? बैंक रेट कहलाती है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है, ठीक है। 7वां, नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? 12 जुलाई 1982, 2 अक्टूबर 1975, 12 अप्रैल 1988, 1 सितंबर 1956। देखो भैया बात करें 1 सितंबर 1956 की, तो इस दिन LIC की स्थापना हुई थी। किसकी? LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, मतलब आप कह सकते हैं जीवन बीमा निगम। जीवन बीमा निगम की स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया था? मुंबई में बनाया गया था। कहाँ पे? मुंबई में बनाया गया था। बात क्लियर है? और उसके बाद 12 अप्रैल 1988, ठीक है, जिसको लीगलाइज तरीके से अधिनियम के द्वारा 1992 को जो है इसकी स्थापना अच्छे से हुई। ये कहलाता है आपका क्या? SEBI, सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड इसको बोला जाता है, ठीक है। इसका कार्य है शेयर बाजार का नियंत्रण करना और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय है मुंबई में। बात क्लियर है? 2 अक्टूबर 1975 की इसकी स्थापना हुई थी। तो भैया 2 अक्टूबर 1975 को आपका RRB मतलब रीजनल रूरल बैंक, रीजनल रूरल बैंक की स्थापना की गई थी। बात क्लियर है? रीजनल रूरल बैंक की स्थापना की गई थी, ठीक है। और इसमें जो है 43 बैंक की स्थापना की गई थी। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, राष्ट्रीयकृत बैंक जो है, और ये सब सारी चीजें थी। बात क्लियर है? और इसकी जो ये मतलब ये लागू किया गया था, इसके लिए 1976 में एक्ट बनाया गया था, ठीक है। और अगर आपसे पूछे कि ये किसके लिए काम करता है? क्षेत्रीय ग्रामीण विकास के लिए, क्षेत्रीय ग्रामीण विकास के लिए। तो अब ये भी गलत हो गया, ये भी गलत, ये भी गलत। तो नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 को। नाबार्ड 82 में, RRB 75 में, सेबी 88 में, इसका राष्ट्रीयकरण किया गया 1992 में, और LIC की स्थापना 1956 में। तो नाबार्ड मतलब होता है, जैसे आप इसे NABARD, नाबार्ड मतलब क्या? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये कहलाता है नाबार्ड। और इसकी स्थापना किस समिति की सिफारिश हुई थी? शिवरामन समिति, ठीक है।
शिवरामन समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना हुई थी, और स्थापना हुई कहाँ थी? मुंबई में हुई थी। बात क्लियर है? तो मुंबई में नाबार्ड की भी स्थापना हुई थी, मुंबई में जो है सेबी की स्थापना हुई, मुंबई में जो है LIC की स्थापना हुई। बात क्लियर है? चलिए, इसमें राइट आंसर जो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां नंबर, GST को लागू करने वाला भारत विश्व का कौन सा देश है? 160वां, 161वां, 162वां, इनमें से कोई नहीं। बात करते हैं किसकी? GST मतलब तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। मतलब इसकी GST के द्वारा जो है पूरे देश को एकीकृत अप्रत्यक्ष कराधान प्रणाली के तहत लाया गया। और GST कैसा कर है? तो GST एक अप्रत्यक्ष कर है, ठीक है। और ये लागू कब हुआ था? तो ये लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को भारत ने अपनाया। और भारत ने अपनाया कौन सा मॉडल? देखिए, पहले जो था भारत ने अपनाया कनाडा मॉडल। कौन सा? कनाडा मॉडल भारत ने अपनाया। और सबसे पहले GST लागू कहाँ हुई थी? तो सबसे पहले फ्रांस में लागू हुई थी। बात क्लियर है? सबसे पहले फ्रांस में लागू हुई थी। यहाँ भारत ने कनाडा मॉडल को अपनाया। और किसके द्वारा? 101वां संविधान संशोधन, 101वां संविधान संशोधन के द्वारा GST को अपनाया गया। और सबसे पहले GST लागू करने वाला राज्य कौन था? वो था असम। और सबसे अंतिम राज्य जो था वो था जम्मू एंड कश्मीर। 7 अगस्त 2017 को जम्मू और कश्मीर में लागू हुआ। बात क्लियर है? फिर अगर ये पूछा जाए GST का जनक, अगर आपसे पूछा जाए GST का जनक कौन है? GST जनक फ्रांस है। लेकिन अगर पूछा जाए भारत में GST का जनक, क्या भारत में GST का जनक तो वो है अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी जी। इन्होंने ही 1999 में पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री द्वारा को जो है कहा था असीम दास गुप्ता को कि आप इसका ड्राफ्ट तैयार करिए, ठीक है, असीम दास गुप्ता को। और विजय केलकर समिति का गठन किया सन 2005 में, ठीक है। और इसी के आधार पर यह था कि साहब अब इसको लागू कराना है, तो ये सारी चीजें हुई, ठीक है। आगे चल करके जो है इसकी जैसे आपसे दर पूछी जाए, इसकी दर कितनी है? तो 0%, 5%, 12%, 18% और 28% इसकी ब्याज दर है, ठीक है। अगर इसके प्रकार की बात करें तो 3 प्रकार का होता है, CGST, SGST, IGST। इसके तहत जो CGST है सेंट्रल लगाती है, और SGST के तहत जो है ये स्टेट लगाता है, और IGST मतलब इंटीग्रेटेड टैक्स होता है। बात क्लियर है? GST का रजिस्ट्रेशन कराना, अगर जिसे आप 20 लाख से अधिक आपका टर्नओवर है तो आपको GST रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है, अन्यथा 5 वर्ष की जेल की सजा का प्रावधान किया गया है। GST में कितने अंक होते हैं? तो GST में 15 अंक होते हैं। बात क्लियर है? GST परिषद का गठन किया गया 279A के तहत, और इसने GST परिषद को गठन करने का अधिकार जो है वो आपके राष्ट्रपति के पास है। बात क्लियर है? जो GST परिषद है इसका अध्यक्ष जो होगा वो होगा वित्त मंत्री आपका। बात क्लियर है? इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत अपनाने वाला कौन सा देश है? भारत अब यह अपनाने वाला 161वां देश है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुद्रास्फीति कहलाती है समान स्तर से वस्तु एवं सेवा कीमतों में लगातार वृद्धि, वस्तु एवं सेवा कीमतों में लगातार कमी, बेरोजगारी और महंगाई एक साथ बढ़ती है। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखो भैया, अगर वस्तु और कीमत में जिसे अगर लगातार कमी हो रही है तो कमी कहलाती है क्या? मुद्रा अवस्फीति। क्या कहलाती है? मुद्रा अवस्फीति कहलाती है। मुद्रा अवस्फीति कहलाती है। बात क्लियर है? मुद्रा अवस्फीति कहलाती है अगर महंगाई ये कमी हो रही, इसको बोलते हैं डिफ्लेशन। क्या बोलते हैं? डिफ्लेशन बोला जाता है। और बेरोजगारी और महंगाई अगर एक साथ बढ़ती है तो इसको कहा जाता है मुद्रास्फीति जनित मंदी। क्या बोला जाता है? मुद्रास्फीति जनित मंदी। मुद्रास्फीति जनित मंदी कहा जाता है। बात क्लियर है? मुद्रास्फीति जनित मंदी कहा जाता है, ठीक है। अब बात करें किसकी? ए की, तो यहाँ पे समान स्तर से वस्तु और सेवा कीमतों में लगातार वृद्धि क्या कहलाती है? मुद्रास्फीति कहलाती है। क्या कहलाती है? मुद्रास्फीति कहलाती है। और इसको ही क्या कहा जाता है? इन्फ्लेशन कहा जाता है। बात क्लियर है? तो मुद्रास्फीति ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है? सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न लेते हैं। 10वां क्या है? भारत में प्रथम बार बजट किसने पेश किया था? जेम्स विल्सन ने, षणमुख शेट्टी ने, जॉन मथाई ने, या इंदिरा गांधी ने? बताओ भैया, सबसे पहले जो है बजट कौन पेश किया था?
था, ठीक है। अगर बात करें सबसे पहले बजट पेश करने की, तो सबसे पहले जो बजट पेश किया था वो 1860 में पेश किया गया था। कब? 1860 में। और पेश करने वाले व्यक्ति कौन थे? जेम्स विल्सन थे। इसका राइट आंसर तो जेम्स विल्सन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछे कि स्वतंत्र भारत का पहला बजट, षणमुख सेठी कौन थे? स्वतंत्र भारत का पहला बजट, ठीक है। स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश किया गया? स्वतंत्र भारत का पहला बजट 1947 में पेश करने वाले व्यक्ति कौन थे? षणमुख सेठी थे। और अगर बात करें गणतंत्र भारत का पहला बजट, स्वतंत्र भारत और गणतंत्र में अंतर है। अगर पूछा जाए गणतंत्र भारत का, तो गणतंत्र भारत का बजट, गणतंत्र भारत का पहला बजट, गणतंत्र भारत का पहला बजट कौन पेश किया था? जॉन मथाई ने पेश किया था। बात क्लियर है। उसके बाद अगर पूछा जाए इंदिरा गांधी का, तो इंदिरा गांधी जो प्रथम महिला वित्त मंत्री थी, क्या थी? प्रथम महिला वित्त मंत्री जो है वो थी आपकी इंदिरा गांधी जी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 11 नंबर पे। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका जो है ए सही हो जाएगा। आर्थिक नियोजन की शुरुआत सर्वप्रथम किस देश में की गई थी? रूस में, अमेरिका में, इंग्लैंड में या भारत में? देखिए अगर हम बात करें आर्थिक नियोजन की, ठीक है, तो आर्थिक नियोजन की जो शुरुआत है वो बेसिकली USSR ने की थी, ठीक है। तो इसमें USSR ऑप्शन में नहीं है, तो आप रूस कह सकते हैं, ठीक है। रूस के ही जोसेफ स्टालिन, कौन थे? जोसेफ स्टालिन थे। जोसेफ स्टालिन ने जो है आर्थिक नियोजन की बात कही थी। नियोजन मतलब क्या होता है? प्लानिंग, मतलब कोई भी चीज हो वो प्लानिंग के तहत हो। लेकिन उसके बाद अगर ये बात की जाए कि भारत में इसको शुरू करने वाला कौन था, तो भारत में नियोजन की जो अवधारणा है आप देखेंगे तो समवर्ती सूची में रखी गई है। कहाँ पे? समवर्ती सूची में रखी गई है, समवर्ती सूची में। और इसको सबसे पहले किसने बताया था? 1934 में। भारत में कौन बताया था? हालांकि यूएसएसआर ने तो इसको 1928 में ही लागू कर दिया था। कब? 1928 में ही लागू कर दिया था। लेकिन भारत में अगर बात करें 1934 में विश्वेश्वरैया ने जो है अपनी पुस्तक द प्लानिंग ऑफ द इकोनॉमिक्स में, किसमें? द प्लानिंग ऑफ द इकोनॉमिक्स में जो है इसको बताया था, ठीक है। उसके बाद जो है पूछा क्या है? आर्थिक की शुरुआत किस देश से की गई? तो इसमें राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर ए, रूस से, ठीक है। चलिए 12 नंबर चलते हैं। नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? 15 मार्च 2015, 1 जनवरी सन 2000, 1 जुलाई 2017, इनमें से कोई नहीं। बताओ भैया इसकी स्थापना, नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? बात करते हैं किसकी? नीति आयोग की। तो नीति आयोग की स्थापना जो है ये 1 जनवरी 2015 को की गई थी। हालांकि 15 मार्च लिखा है, 1 जनवरी, यहाँ पे इसको 2015 बना लेते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। ये थिंक टैंक है। क्या है? थिंक टैंक है। यह एक गैर संवैधानिक निकाय है। क्या है? गैर संवैधानिक। बहुत प्रश्न पूछा जाता है, ये गैर संवैधानिक निकाय है। बात क्लियर? गैर संवैधानिक निकाय है। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? इसके अध्यक्ष आपके होते हैं प्रधानमंत्री, ठीक है। इसके प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? हैरा-डोमर मॉडल, पीसी महालनोबिस मॉडल, गॉडगिल मॉडल या डीपी धर मॉडल? बताओ भैया इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करें डीपी धर मॉडल की, तो जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी, कौन सी? 5वीं पंचवर्षीय योजना, 5वीं पंचवर्षीय योजना जो है ये 5वीं पंचवर्षीय योजना डीपी धर मॉडल पर आधारित थी। इसमें कौन सा नारा दिया गया था? गरीबी उन्मूलन का नारा। कौन? गरीबी उन्मूलन का नारा। गरीबी उन्मूलन का नारा दिया गया था। किसमें? 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन का नारा दिया गया था। और मोरारजी की यह योजना 1974 से 78 तक चली थी। इसे मोरारजी देसाई की सरकार ने 1 साल पहले ही समाप्त करने की घोषणा कर दी थी। बात क्लियर है। और कभी पूछा जाता है कि इसमें आया था, तो इसी पंचवर्षीय योजना में, जो 5वीं पंचवर्षीय योजना में 20 सूत्री कार्यक्रम जो इंदिरा गांधी लेकर के आई थी, इंदिरा गांधी जी लेकर के आई थी 20 सूत्री कार्यक्रम, और 1975 में लेकर के आई थी। बात क्लियर है।
ठीक है। चलिए देखिए अब बात करते हैं किसकी, गॉडगिल मॉडल की। तो जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी, कौन सी, चौथी पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना जो थी वो गॉडगिल मॉडल पर आधारित थी, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था, स्थिरता के साथ विकास। और इसी में जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। और 1969 में ही क्या, 1969 में ही क्या हुआ, इसरो की स्थापना हुई। और 1970 में क्या हुआ, 1970 में श्वेत क्रांति आई। कौन सी, श्वेत क्रांति आई। बात क्लियर है। अब आपसे क्या पूछा गया है, अब आपसे पूछा गया है पीसी महालनोबिस मॉडल। तो आपको याद है दूसरी पंचवर्षीय योजना, कौन सी, दूसरी पंचवर्षीय योजना में जो है पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। बात क्लियर है। इसका लक्ष्य क्या था, कृषि एवं सिंचाई, भाखड़ा नांगल, दामोदर घाटी परियोजना, हीराकुंड जो महानदी परियोजना है, जो महानदी पर स्थित है, वो भी इसी दूसरी पंचवर्षीय योजना में लाई गई थी। 1952 में जो है ये दूसरी पंचवर्षीय योजना थी, ठीक है। इसमें जो है पहली बार मिश्रित अर्थव्यवस्था, क्या, पहली बार मिश्रित अर्थव्यवस्था को जो है लागू किया गया था। 3 लौह संयंत्र, भिलाई जो कि रूस के सहयोग से बनाया गया था, ठीक है, भिलाई जो कि रूस के सहयोग से बनाया गया था, वो जो है छत्तीसगढ़ में, दुर्गापुर जो आपके यूके के सहयोग से बनाया गया था पश्चिम बंगाल में, राउरकेला उड़ीसा में जर्मनी के सहयोग से बनाया गया था। 3 जो कारखाने खोले गए थे, ठीक है। और नेफेड की स्थापना भी यहीं पे हुई थी। मतलब नेफेड मीन्स नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना भी यहीं पे की गई थी 1958 में, दूसरी पंचवर्षीय योजना में ही। बात क्लियर है। और अगर आपसे पूछा जाए कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी, हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा डीपी धर मॉडल। 5वीं पी से 5वीं, डी से पी से 5वीं में गरीबी बचाओ, गरीबी उन्मूलन का नारा दिया गया था। गाडगिल जो है चौथी पंचवर्षीय योजना, कैसे, गाडगिल जो है ये चौथी पंचवर्षीय योजना थी, ठीक है। प फ ब भ म, तो चौथी पंचवर्षीय योजना गाडगिल मॉडल। पीसी महालनोबिस अगर आपसे पूछे तो दूसरी पंचवर्षीय योजना। और हेराल्ड डोमर मॉडल अगर पूछे तो ये पहली जो है इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर, ट्राइसेम की स्थापना कब की गई थी, किसकी स्थापना, ट्राइसेम की स्थापना कब की गई थी। पूछा गया है ट्राइसेम की स्थापना। ऑप्शन दिया 12 जुलाई 1982, 15 अप्रैल 1980, 15 अगस्त 1979, 2 अक्टूबर 1975। बताओ ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पहले तो ट्राइसेम जान लेते हैं है क्या, ठीक है। सॉरी, ट्राइसेम मतलब होता है ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, मतलब रोजगार, स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित करना। क्या, ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित करना, ठीक है, इसका ये काम था। बात क्लियर है। इसकी जो स्थापना, जैसे 12 जुलाई 1982 की बात करें तो 12 जुलाई 1982 किस स्थापना हुई थी, नाबार्ड की, ठीक है, नाबार्ड की स्थापना हुई थी, नेशनल बैंकिंग फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें 15 अप्रैल 1980 को, तो 15 अप्रैल 1980 को 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। बात क्लियर है। 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। ये हुआ कब था, 6वीं पंचवर्षीय योजना में। कब, 6वीं पंचवर्षीय योजना में। उसके बाद बात करें क्या, 15 अगस्त 1969 को, जैसे अगर आप ये ऑप्शन दे दिया है 15 अगस्त 1969 को जो है 69 लिखा है, तो 15 अगस्त 1979 मतलब 15 अगस्त 1979 को जो है ये आपका ट्राइसेम की स्थापना होती, और 2 अक्टूबर 1975 को, ठीक है, 2 अक्टूबर 1975 किसकी स्थापना हुई थी, RRB मतलब रीजनल रूरल बैंक की स्थापना हुई थी, जो कि क्षेत्रीय ग्रामीण विकास के लिए काम करेगा, ठीक है, रीजनल रूरल बैंक।
ठीक है, तो इसकी ऑप्शन जो है आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ट्राइसेम की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1979 को हुई थी। आरआरबी की स्थापना कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1975 को हुई थी। और जो है 15 अप्रैल 1980 क्या होता? तो 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। ठीक है, 19 जुलाई 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था और उसके 11 साल बाद जो है 15 अप्रैल 1980 को 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई थी। 15 नंबर चलते हैं। रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? 5वीं पंचवर्षीय योजना, 6ठी पंचवर्षीय योजना, 8वीं पंचवर्षीय योजना, 7वीं पंचवर्षीय योजना? बताओ भैया, इसका शिक्षा रोजगार इसका नारा कहाँ दिया गया था? देखिए 5वीं में तो जो है 5वीं में गरीबी हटाओ कहा गया था। क्या कहा गया था? गरीबी हटाओ। इंदिरा नारा किया था इंदिरा लाओ देश बचाओ, तो गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। कौन सा नारा? गरीबी हटाओ का नारा जो है ये 5वीं पंचवर्षीय योजना बड़ा फेमस नारा था। और इसी 5वीं पंचवर्षीय योजना में कई चीजें हुई थी, जैसे 2 अक्टूबर 1975 को आरआरबी की स्थापना हुई थी। बात क्लियर है? जो 5वीं पंचवर्षीय योजना है ये डीपी धर मॉडल पर आधारित थी। डीपी धर मॉडल पर आधारित थी। बात क्लियर है? उसका 1974 में जो है नारा दिया गरीबी हटाओ इंदिरा लाओ। ठीक है, उसका 1975 में जो है आपातकाल लागू कर दिया गया था। इसी में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, राष्ट्रपति आपके फखरुद्दीन अली अहमद थे और उसके बाद नसबंदी योजना भी इसी में लागू कर दी गई थी। बात क्लियर है? तो उसमें छठी बात करें, छठी में जो है इसका उद्देश्य क्या था? आर्थिक विकास एवं गरीबी का उन्मूलन करना। और इसी छठी पंचवर्षीय योजना में 12 जुलाई 1982 को जो है आपका नाबार्ड की स्थापना हुई थी। 15 अप्रैल 1980 को जो है 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। और आईआरडीपी की स्थापना भी 1980 में हुई थी। 15 अगस्त 1979 को ट्राइसेम की स्थापना हुई थी। बात क्लियर है? उसके बाद बात करते हैं 8वीं की। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना जो थी वो मानव संसाधन के विकास पे बात कर रही थी। ठीक है, उसके बाद जो है इनमें एक काम और अच्छा हुआ था 20 मार्च 1993 को। कब? 20 मार्च 1993 को राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना, राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना, राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना हुई थी। बात क्लियर है? और यही तभी से जो है आपके 19 अगस्त 1995 से, कब? 19 अगस्त 1995 से मिड डे मील MDM मतलब मध्याह्न भोजन योजना, मिड डे मील की शुरुआत भी यहीं से हुई थी। तो इसमें अगर पूछे आपसे रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य का नारा जो है 7वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। और इसी 7वीं पंचवर्षीय योजना में 88 में जो है 1988 में सेबी की स्थापना, क्या? 1988 में सेबी की स्थापना होती है, जिसको 1992 में जो है शक्ति दी जाती है। ठीक है, 1987 में ट्राइफेड की स्थापना होती है। किसकी? ट्राइफेड की स्थापना होती है। द ट्रिब्यूनल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन की स्थापना 1987 में होती है। रोजी रोटी को उत्पादकता बढ़ाने के लिए 7वीं पंचवर्षीय योजना में जोड़ दिया गया था। 16 नंबर चलते हैं। हरित क्रांति लागू होने के बाद किस फसल के उत्पादन पर दुष्प्रभाव पड़ा? ऑप्शन ए है गेहूं, ऑप्शन बी है चावल, ऑप्शन सी दलहन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताओ भैया इसका राइट आंसर क्या जगह? देखिए हम बात कर लेते हैं किसकी? हरित क्रांति की। किसकी बात कर लेते हैं? हरित क्रांति। हरित क्रांति सर्वप्रथम कहाँ पे आई? तो हरित क्रांति सर्वप्रथम आई थी आपके यूएसए में। कहाँ पे आई थी? यूएसए में आई थी। और लाने वाले कौन थे? नॉर्मन ई बोरलॉग। कौन थे? नॉर्मन ई बोरलॉग थे। ठीक है, नॉर्मन ई बोरलॉग थे। इन्होंने शोध किया 1970, इनको 1970 में पुरस्कार मिला था। ठीक है, उसके बाद भारत की बात करें तो भारत में ये आई करीब 1960 में लागू हुई थी। ठीक है, 1966-67 में इसकी घोषणा कर दी गई थी। और हरित क्रांति इसको लाने का जो श्रेय था वो था MS स्वामीनाथन का। MS स्वामीनाथन का जो है ये श्रेय था इसका। ठीक है, और इसका जो लाभ हुआ वो हुआ था खाद्यान्न पदार्थ पर। खाद्यान्न पर मतलब जैसे चावल और गेहूं में इसका फायदा हुआ था। इसका मतलब गेहूं और चावल तो सही। दलहन पर क्या हुआ इसका दुष्प्रभाव? ऑप्शन नंबर सी क्या है? राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं 17 नंबर पे। श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन, नॉर्मन ई बोरलॉग, MS स्वामीनाथन, इनमें से कोई नहीं। तो MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक, भारत में हरित क्रांति का जनक
उसके बाद इनको कहा जाता है विश्व में हरित क्रांति का जनक, विश्व में हरित क्रांति का जनक, और वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक, श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। कब ये लाए थे? ये लाए थे 1946 में। वर्गीज कुरियन व कृषि भाई पटेल जो है, इन्होंने 1965 में, 1946 में लेकर के आए थे श्वेत क्रांति, लेकिन 1965 में जो है 1965 में अमूल कंपनी की स्थापना की, अमूल दूध पीता इंडिया इसकी स्थापना की, और इसके द्वारा NDDB नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की। कहाँ पे? गुजरात में की। ठीक है, गुजरात में इसकी स्थापना करी थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 18 नंबर पे। भारत में पहली बार औद्योगिक नीति कब आई थी? 1948 में, 1956 में, 1991 में। बताओ भैया। देखिए, सबसे पहले अगर बात करें औद्योगिक नीति की, तो सबसे पहले लागू औद्योगिक नीति जो है 1948 में आई थी। कौन लेकर के आया था? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। कौन लेकर आए थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है इसको लेकर के आए थे। और जो दूसरी औद्योगिक नीति, क्या? दूसरी औद्योगिक नीति जो है 1956 में आई थी। बात क्लियर है? इसमें करीब 17 जो पार्ट था वो केंद्र का था, 19 में सरकार प्रतिनिधि थे, और अलग अलग सभी उद्योग शामिल थे। उसके बाद बात करते हैं 1991 में नई उद्योग नीति आई थी। नई उद्योग नीति आई थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया? ऑप्शन नंबर ए 1948 में। क्या है? मानव विकास सूचकांक HDI का आधार क्या है? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, जीवन, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर, शिक्षा, रोजगार और जीवन स्तर। देखिए, अगर हम इसकी बात करें, इसकी मानव विकास सूचकांक, तो मानव विकास सूचकांक जारी कौन करता है? तो जारी करने का संगठन है UNDP, मतलब यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ठीक है, और ये मानव विकास सूचकांक की रिपोर्ट यही UNDP जारी करती है। इसकी स्थापना जो हुई थी वो 22 नवंबर 1965 को हुई थी। कब हुई थी? 22 नवंबर 1965 को UNDP की स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय मेरे दोस्त न्यूयॉर्क में है। कहाँ पे है? इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। बात क्लियर है? अगर आपसे पूछे कि पहला मानव विकास सूचकांक, क्या? पहला मानव विकास सूचकांक कौन लाया था? तो पहला मानव विकास सूचकांक, ये कह सकते हैं कि मानव विकास के सूचकांक की जो अवधारणा है वो पाकिस्तानी अर्थशास्त्री, किसकी? पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक जो है ये लेकर के आए थे। ठीक है, और कब जारी हुआ था? तो 1990 में जारी हुआ था। इसके 3 आधार हैं। ठीक है, इसके 3 आधार हैं। एक है जीवन प्रत्याशा, क्या है? एक है जीवन प्रत्याशा, दूसरा है शिक्षा, दूसरा क्या है? शिक्षा, और तीसरा है जीवन स्तर। क्या है? जीवन स्तर। देख लीजिए, शिक्षा, ठीक है, शिक्षा, रोजगार और जीवन स्तर, इसकी बात कर रहे हैं। शिक्षा, रोजगार और जीवन स्तर की बात हो रही है। तो इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा शिक्षा, रोजगार और जीवन स्तर। शिक्षा, देखिए हम इसमें अगर बात करें किसकी, जीवन प्रत्याशा मतलब क्या होता है? जीवन प्रत्याशा मतलब होता है स्वच्छ जीवन, दीर्घ और स्वच्छ जीवन की बात हो रही है। ठीक है, उसके बाद शिक्षा की बात हो रही है, और उसके बाद जो है जीवन प्रत्याशा की बात हो रही है। बताओ, कहीं रोजगार की बात है क्या? कहीं रोजगार की बात है क्या? तो रोजगार की बात नहीं तो इसको गलत काट दो। अगर रोजगार की बात नहीं तो इसको भी गलत काट दो। ठीक है, अगर रोजगार की बात नहीं है तो इसको भी गलत काट दो। और बात करते हैं किसका? स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। अब इसमें भी रोजगार है तो इसकी भी गलत काट दो, कोई दिक्कत नहीं है। रोजगार है ही नहीं, इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऐसे आप काटना सीखिए। 20वां और अंतिम प्रश्न लेते हैं। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? UNDP का, IMF का, WTO का या IBRD का? देखिए, UNDP हमने बताया अभी आपको, इसका गठन कब हुआ था? 22 नवंबर 1965 को। ठीक है, मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क में है। और यह मानव विकास सूचकांक जारी करती है। क्या करती है? मानव विकास सूचकांक। ठीक है,
मानव विकास सूचकांक जारी करती है। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरिंग फंड, इसकी स्थापना जो है, इसकी स्थापना जुलाई 1944 में, जुलाई 1944 में होती है। कहाँ पे इसका मुख्यालय है? वाशिंगटन DC में इसका मुख्यालय है। बात क्लियर है। उसके बाद बात करते हैं WTO की। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। हालांकि इससे पहले इसकी स्थापना 1948 में हो चुकी थी, लेकिन ये तब क्या था? ये तब था GATT, ठीक है। लेकिन बाद में इसको जनवरी 1995 में जब किया गया तो इसकी ये हो गया WTO। IBRD की बात करें तो IBRD इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इसकी स्थापना जो है आपके 1944 में हुई थी और इसका सदस्य जो है, इसमें 189 सदस्य देश हैं। तो इस वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट भी आपकी यही प्रकाशित करती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें। बहुत बहुत धन्यवाद।